सहारा प्रणाम, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं भूपेश कोहली। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने आज दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली है। ट्रैक्टर रैली में शर्तों की बैरियर टूटने से कानून और व्यवस्था की चुनौतियां भी पेश सामने आ रही हैं। पूर्व और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मध्य दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क को पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया है। किसानों का एक जत्था आईटीओ पहुंचने के बाद लाल किले की ओर बढ़ चला है। पुलिस ने उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद किसानों और पुलिस में जबरदस्त भिड़ंत होती दिखाई दी। इससे पहले सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की सीमा में दाखिल हो गए। इसके बाद किसान अक्षरधाम पहुंचे, जहां पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी पुलिस के साथ किसानों की झड़प देखने को मिली। किसानों ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने भी कई जगहों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी की बौछार छोड़ी, आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किसान जो रूट दिया गया था उस रूट से इतर अपना रूट लेकर निकल गए। जहां उनको रोकने की कोशिश की गई वहां उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, ट्रैक्टर्स को आगे बढ़ाते चले गए। एक ट्रैक्टर पे 4 से ज़्यादा लोग सवार नहीं होंगे ड्राइवर को मिला के। उस नियम का भी पालन नहीं किया गया। कहा था हिंसा नहीं करेंगे, आम आदमी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, रूट को फॉलो करेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे, तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। तमाम वायदे जो इस ट्रैक्टर रैली से पहले किए थे वो धता बताते हुए तमाम नियम कायदों को कानून पर रखकर आंसू गैस के गोले छुड़वा दिए, पानी की बौछारें छुड़वा दी, पुलिस के साथ मारपीट की, बसों के शीशे तोड़ दिए, बसों को आग लगाने की कोशिश की। ये तस्वीरें दिल्ली के हालात को बयां करने के लिए अपने आप में काफी। ये कैसा आंदोलन, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस से अनुज अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक मलिक किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ भोगेंद्र पाठक डेप्यूटी एडिटर सहारा समय नेशनल न्यूज़ चैनल हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। सरकार और पुलिस कहीं ना कहीं आज बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से इस आंदोलन को पहले ही ख़त्म करना चाहिए था, पहले ही बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाना चाहिए था, अब वो नौबत यहाँ तक आ गई। सरकार ने कब हल निकालने की कोशिश नहीं की, सरकार ने कब मीटिंग में नहीं बुलाया, सरकार ने कौन सी बातें नहीं मानी। 130 करोड़ की आबादी में अगर कुछ लाख कुछ हजार अगर ये डिमांड करे कि ये नीति हमें सूट नहीं करता, इसे वापस कर दो, क्या भारत के राजनीति में, भारतीय स्वाभिमान में किसी बनाए हुए नियम को लागू किया जाता है, उसमें संशोधन की जाती है, उसे वापस करने की जिद की जाती है। और अगर ये नियत सरकार कर देती, अगर ये नियत करने का कमजोर सरकार होती और इस दबाव में अगर ये कर दी होती, तो भारत में आने वाले 100 साल में एक भी कानून इस देश के अंदर नहीं बनता और ना उस देश के अंदर कोई नियम पालन रह पाता। और आज संविधान का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है और आज के दिन से ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और आज के दिन ही मुगल आक्रांताओं की रणनीति, युद्ध नीति के तरीके से जिस तरह से दिल्ली को घेरा गया और दिल्ली के राज के गद्दी पर बैठे अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली भूमि का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, उन्हीं आक्रांताओं की तरह देश के आज गरिमापूर्ण दिन के शुभ अवसर पर काला धब्बा लगाने का यह प्रयास किया गया। किसान के अंदर मां हृदय होता है और मां हृदय कभी भी ईंट पत्थर और इस तरह से आक्रांताओं जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। यह आक्रांता जैसा व्यवहार अगर कोई किया है तो वो कहीं ना कहीं से देशद्रोही के रूप में है। आज के अवसर पर इस तरह का कार्य करना, ट्रैक्टर से पुलिस को रौंदना, पत्थरें फेंकना, बताए हुए रूट को तोड़ना, यह सब काम कोई देशद्रोही की कर सकता है। हम समझते हैं कि भारत सरकार ने कहीं ना कहीं ममता भर के, कहीं ना कहीं इंतजार करके, हमें लगता है कि शायद कुछ गलत तस्वीर पेश, शायद गलत तरीके से इनको सोचा होगा। ये किसान के रूप में इतने देशद्रोही उसके अंदर मौजूद थे जिन्होंने आज अपना ये रूप दिखा दिया। और विश्व पटल पर कोरोना की मार में वैक्सीन बनाने वाला हिंदुस्तान, पूरे विश्व को वैक्सीन सप्लाई करने वाला हिंदुस्तान के चेहरे पर कालिक पोतने का यह कार्य किया गया। इस सब के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलाकर
इसको जेल के अंदर करना चाहिए। आता हूँ संजय जी, आता हूँ आपके पास। साबित मलिक हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। मलिक साहब, समझना ये चाहेंगे कहीं ना कहीं किसानों का सब्र टूटा। किसान जो लगातार इतने दिनों से बॉर्डर पर बैठे हुए थे, जो उनकी डिमांड्स भी मान ली गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि हम आपको रूट देंगे, आपको वहां पर रैली निकालने की परमिशन होगी, लेकिन बावजूद उसके कई जगह पर ऐसे हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन की गाड़ियों पर किसान चढ़ गए हैं, आंदोलनकारी चढ़ गए हैं। ये कैसा आंदोलन? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरी शासन की लापरवाही से हो रहा है। ये सरकार की नाकामी का नतीजा है जो आज ये आंदोलन हो रहा है। और अभी भी आंदोलन के बीच में ये लोग किसानों को उनके ट्रैक्टर तोड़ रहे हैं, उनके टायर पंचर कर रहे हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं उनके शीशे तोड़ रहे हैं। किसान जहां शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनको भड़का रहे हैं। और इसमें इनके लोग, अपने लोग घुसे हुए हैं सरकार के, जो कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये कहा गया था कि कहीं हिंसा नहीं करेंगे, आम आदमी को दिक्कत नहीं होगी, सार्वजनिक सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, रूट जो बनाया गया है उसको फॉलो करेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे, गणतंत्र की गरिमा रखेंगे। ये गरिमा दिखाई दे रही है टेलीविजन पर। हम ये कह रहे किसान कहीं हिंसा नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस और इनके कुछ लोग मिलकर इसको खराब करने का पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका कहना है जब हमारे आदमी, जब हमारे वॉलंटियर, जब दिल्ली पुलिस का सिपाही उनको रास्ता दिखा रहा है कि यहां पर नहीं जाना, आपको इधर से बाएं जाना है, इधर से दाएं जाना है, तो वो कह रहे नहीं हम सीधा जाएंगे, आप हट जाइए नहीं तो ट्रैक्टर आपके ऊपर चढ़ा देंगे। उसके बाद वो बैरिकेड को तोड़ देते हैं, तो क्या करेगी पुलिस? सबसे पहले बताए जो इन्होंने टाइमिंग दिया था उसको इतना लेट किया कि किसान तैयार रहा, और ये लगातार उसको टाइम को बढ़ाते चले गए और किसान किसी भी रूप में रुकने वाला नहीं था। उसको अपनी परेड निकालनी थी, वो अंदर घुस गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस, संजय जी, किसान के आंदोलन में भी आपके लोग घुस गए, वही मार कुटाई कर रहे हैं, वही यहाँ पर भड़का रहे हैं, वही दिल्ली पुलिस के ऊपर डंडे चला रहे हैं और आप किसानों को बदनाम कर रहे हैं। ये इनका कहना है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रद्रोह का काला चश्मा लगाकर बोल रहे हैं साबिर भाई, राष्ट्रद्रोह का काला चश्मा लगाकर बोल रहे हैं। आज के अवसर पर इनको एक रूट तय करके दिया गया था, एक डिस्टेंस तय करके दिया गया था। अरे किसान ये काम नहीं कर सकता है जो आज किया गया है। आप लोगों ने देश के दुश्मन को एक जगह दिया है और आज प्रवचन दे रहे हैं आप अगर किसानों को इज्जत दी गई तो कोई जुल्म नहीं किया गया। आप किसान के भेष में राष्ट्रद्रोही वहां पर मौजूद थे। आप तिरंगे पर चलवा रहे हो, आप तिरंगे पर गोली चलवा रहे हो, आप साबिर भाई, तिरंगे की बेइज्जती करने वाले पर गोली नहीं चली, तिरंगे की बेइज्जती करने वाले पर आपने प्यार करने का बहुत बड़ा अंजाम देशद्रोहियों को अंदर घुसा के दिया है। आज आपने किसान आंदोलन नहीं किया है, आज आपने क्रांताओं के युद्ध का याद दिलाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा, गुरु गोविंद सिंह जी को चमकौर में इसी तरह मुगल क्रांताओं ने 6 महीना घेर के उसके बाद मारने का प्रयास किया था। लेकिन आज उसी युद्ध को आपने दोबारा पुनरावृत्ति की है। चलिए, सड़कों पर हिंसा दिखाई दे रही है, दिल्ली पुलिस उसे कंट्रोल करने की कोशिश में कई जगह आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, पानी की बौछार कर रही है, लोगों को रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां पर बवाल जो था वो बढ़ता जा रहा था। अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। पुलिस कर्मियों पर तलवारें भी निकाल ली, बसें तोड़ दी, आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं? आप किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस किस तरीके से देखती है पूरे आंदोलन को, जो बात यहां तक पहुंची? देखिए भूपेश जी, ये जिस तरह से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र चिल्ला करके बोल रहे थे, यही अपेक्षित था इन लोगों से। जो आज के दिन जो होना था और ये बीते 60 दिन से जो साबित करने में लगे हुए थे, आज इन्होंने खुलेआम आपके चैनल पे देश के सारे किसानों को देशद्रोही, गद्दार और ना जाने क्या क्या बोला। अभी तक तो आतंकवादी बोला गया था, जो ये शांतिपूर्वक प्रयास से वहां पर अपना दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रखा था इन्होंने। कहीं आतंकवादी, कहीं माओवादी, कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग, कहीं पाकिस्तानी, खालिस्तानी तक का नाम दे दिया। जबकि किसान, पंजाब का किसान खासतौर से बार बार लाउड स्पीकर पे अपने लगा रहा है कि कोई खालिस्तान की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन लगातार इस देश में मांग उठवाई गई। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सितंबर में एक तीनों काले कानून ला करके लोकसभा में पारित किया, और आज देश की राजधानी में जो ये मंजर देखने को मिल रहा है, जो ये काला दिन एक लिखा गया है इतिहास में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं किसानों की बात मांगी गई? जो किसान 60 दिन से शांतिपूर्वक तरीके से बैठा था, सरकार ने जब जब उनको बात करने के लिए बुलाया, वो सरकार के आदेश पर 11 बार सरकार से बात करने। नहीं, लेकिन ये 11 बार तो गया बात करने, लेकिन वो सरकार की तरफ से ये कहते हैं कि ये हठधर्मी थी कि नहीं बस वापिस ही लो और कुछ नहीं होगा।
इसमें वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, और कोई रट लगाते ही नहीं थे। उनको पीछे से फीडबैक कर रही थी कांग्रेस बीजेपी का आरोप। इसका जवाब देखिए, हठधर्मी क्यों, किसानों की क्यों हठधर्मी कही जा रही है? ये सरकार की और बीजेपी की हठधर्मी क्यों नहीं कहा जा रही? जिनके लिए ये आप कहते हैं कि किसानों के हित के लिए बिल है, आज समस्या ये आ रही है भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार के लिए कि ये किसान इस बिल की, इसकी जड़ को समझ चुके हैं। किसान अपने साथ पूरी वकीलों की टीम लेकर के और जो है कृषि एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स को लेकर के उनका सलाह मशवरा करके आज किसानों ने यह समझ लिया है कि यह बिल किसके हित में है। यह कॉर्पोरेट कल्चर का, एग्रीकल्चर का नया स्वरूप जो ये भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के किसान कहां स्वीकार है, नहीं केरल के किसान कहां है, असम के किसान कहां है, पौंडीचेरी के किसान कहां है, चेन्नई के किसान कहां है? ये सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए दिक्कत हो रही है। देखिए भूपेश जी, ये मुझे लगता है इनको किसानों को केवल क्षेत्रवाद में लाकर के बांट देना ये भारतीय जनता पार्टी और उनके चहेते लोगों का काम है। लेकिन आज जो किसान आए हैं, पूरे उत्तर भारत के किसान यहां पर आए हैं, न केवल पंजाब, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हरियाणा से किसान आया है, राजस्थान से किसान आया है, उत्तर प्रदेश से किसान आया है, मध्य प्रदेश से किसान आया है। कहां का किसान नहीं है? अभी कल आपने देखा होगा, 2 दिन पहले महाराष्ट्र में, नासिक में कितना बड़ा 1.5 लाख किसानों ने अपना वहां पर शांतिपूर्वक, देखिए किसान देश का हमेशा से शांतिपूर्वक अपनी मांग करता है, किसी की भी सरकारें रही हो। और यही भारतीय जनता पार्टी है कि इन्हीं किसानों के वोट के दम पर ये सरकार में चुन के 2014 में आए, 2019 में चुन के आए। तब तो किसान इनके लिए अन्नदाता था, तब तो किसान इनके लिए माई बाप था जब वोट चाहिए थे। अब आज जब अपने पूंजीपति मित्रों को ये संजय जी, आप सोच रहे थे छोटे छोटे टुकड़ों में किसानों को बांट दिया जाएगा, उसके बाद इनका आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा, उनका आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, इनको ज्यादा लंबा टाइम दे दीजिए, थक जाएंगे, अपने आप वापस चले जाएंगे, और उसके बाद सरकार की मंशा साफ थी। कांग्रेस का बड़ा आरोप, जवाब आप कैसी बात करते हैं? 1 मार्केट 1 नेशन थ्योरी कांग्रेस की थी। कांग्रेस की नीति थी कि किस तरह से इसको बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उसी नीति को संशोधित करके उसको प्रयोग में लाया, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। इसलिए वो इस बात का बयान करना यहां बंद करे कि ये नीति, एक मिनट भाई साहब, जवाब हाँ दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, ये नीति गलत थी या सही थी, ये बात तय करने। मैं एक किसान हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो नीति बनाई गई सही नीति बनाई गई। इस देश में हर अधिकार, जैसे आज संविधान दिवस है, एक तरीके से गणतंत्र दिवस है आज, हर एक बार जो नियम बन गया, सदन में पास हो गया, आज एक कानून का रूप ले लिया, उससे मुझे लाभ है, आप किसी के लाभ को रोक नहीं सकते। इस तरह से सैकड़ों किसानों को लाभ है। अब तीसरी बात रही, किसानों को कोई आतंकवादी नहीं कह रहा है, यह कहा गया किसानों में मातृत्व होता है। किसान के नाम पर मोदी सरकार को और देश की गरिमा को नीचे दिखाने के लिए सैकड़ों इस तरह से घुसपैठी आक्रांताओं को घुसाकर आज गणतंत्र दिवस के दिन एक काला धब्बा लगाने का एक बेनतीजा प्रयास किया गया। चौथी बात, अगर कोई आदमी डिमांड करता है, टेबल टॉक करता है, कॉन्फ्रेंस में बैठता है, वो 10 बातें सुनता है, 10 बातें, 4 बातें मानता है, 5 बातें मानता है। कोई इस बात को लेकर कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठता है कि हम ये बात नहीं मानेंगे, कानून वापस करो। अगर कानून वापस करने की बात होती है, उसकी जिद होती है, तो उसे किसी समझौता टेबल पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। समझौता टेबल पर आवश्यकता यह होती है कि कुछ हम मानेंगे, कुछ आप मानिए, और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कभी नहीं हुआ। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर 70 साल से किसान की नीति इतनी अच्छी थी, तो किसानों का आय इतना कम क्यों था? अगर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और अगर इस एक्सपेरिमेंट से फायदा नहीं होता, आती कांग्रेस की सरकार। यह तो प्रजातंत्र है, आज कोई है, कल कोई रहेगा, वो आती, हटा देती। इस तरीके से दिल्ली के भारत की राजधानी पर, भारत की राजधानी के अंदर रोड के ऊपर इस तरह से नाटकीय तमाशा करके हिंदुस्तान को विश्व पटल पर बेइज्जती और बदनाम करने का एक षड्यंत्र नहीं करता। चलिए आऊं आपके पास। भोगेंद्र पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी एडिटर हैं सहारा समय नेशनल न्यूज़ चैनल के। भोगेंद्र जी, किस तरीके से पुलिस जो थी वो प्लानिंग कर रही थी, कैसे रोका जाएगा, कैसे रूट बनाया जाएगा, और आसानी से जैसे गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, इनकी भी बात रह जाए और सरकार की भी इज्जत ना घटे और कोई मन मुटाव ना रहे, इनके मन में भी ये ना रहे कि हमको नहीं निकालने दिया। एक रास्ता दिया गया था, एक पैसेज दिया गया था कि यहाँ से निकाल के आप ये रूट को फॉलो करते हुए आप चले जाइए, उसको नहीं फॉलो किया गया, इसी वजह से ये नौबत आई। देखिए, 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, वामपंथ के एक बड़े नेता माओ ने कहा था कि अगर आंदोलन को लंबा खींचना है, बातें नहीं माननी है, तो ऐसी शर्तें रखो जिसे दूसरा पक्ष मानने को तैयार ही ना हो। इसी रणनीति पे ये आंदोलन चल रहा है। दूसरी बात, भारत के जो किसान हैं, भारत की जो संस्कृति है, गेहूं और धान के पौधों को पानी पिलाने वाला किसान, भारत का किसान, जो कानून है, जो विधायिका है,
यानी पार्लियामेंट से जो कानून बना है, विधायिका का मान रखना, सर्वोच्च न्यायालय का या न्यायालय का सम्मान रखना, और साथ ही साथ प्रशासन को अपमानित न करना, ये उनकी नीति होती है, उनकी सोच होती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं न तो कानून को, विधायिका की बात मानी जा रही है, न ही न्यायपालिका की बात मानी जा रही है, और न ही प्रशासन को दिए गए जो समझौता हुआ था, 37 शर्तें थी दिल्ली पुलिस के साथ, उसको भी नहीं माना जा रहा है। तो इसे क्या माने? आप देखें कि अंबेडकर ने कहा था कि जब तक कृषि में प्राइवेट पूंजी नहीं लगेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पूंजी के अभाव में खेती नहीं कर पाते। वो कैसे खेती करेंगे? आमदनी कैसे बढ़ेगी? जब किसी वस्तु को खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती है, और यहां खरीदने वाले पैदा ही नहीं हो रहे। कौन खरीदेगा? विश्व स्तरीय व्यापार की व्यवस्था कौन करेगा? ऐसे ही हो जाएगा। नहीं तो 70 साल में तो किसान बहुत खुशहाल हो जाते। तो जो बातें रुकी हुई हैं, जहां पे अटकी हुई हैं, सरकार के साथ कोई समझौता नहीं, प्रशासन के साथ कोई जो शर्तें रखी गई उसको न मानना, और तलवार लेकर पीएचक्यू के सामने भी आ जाना, ये क्या दर्शाता है? कहीं न कहीं संदेह है, और संदेह में तथ्य भी नजर आ रहा है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व जरूर आ गए हैं जिन्हें कानून को नहीं मानना है, भारत को परेशान करना है। चलिए आता हूं भोगेंद्र जी आपके पास। तस्वीरें हम देख सकते हैं, साबित मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे थे, लेकिन किसानों के सब्र का बांध टूटा। उन्होंने मांग की थी कि हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे, आसानी से जाएंगे, आराम से जाएंगे, गणतंत्र में गण का जो तंत्र है उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही है। अब आप कह रहे हैं कि कुछ किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, सरकार ने अपने लोग घुसा दिए, वो हिंसा कर रहे हैं। ये तर्क समझ में नहीं आ रहा, ये तर्क गले नहीं उतर रहा। सरकार के ऊपर लागू क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट की बात माने तो किसान माने, सरकार की बात माने तो सरकार मतलब किसान माने, उसके बाद भी किसान माने, सरकार किसी की बात ना माने। अरे हम इतने दिन से यहाँ पड़े हैं, हमारे 100+ किसान शहीद हो चुके हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तमाम चीजों पे आदेश है, जैसे हमारे आदेश है। नहीं, आप कह रहे हैं कि सारी बातें माने, लेकिन आपने तो कोई बात भी नहीं मानी। आप वार्ता के लिए जरूर गए, आपने कहा कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, आपने कहा कि ये बिल वापस होने चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, आपने उस कमेटी को मानने से मना कर दिया। आपने कहा कि किसी भी कीमत पर ये बिल वापस होंगे, इसके अलहदा हमको कुछ और मान्य नहीं है। कोहली जी, हमसे पूछा 4 मांगे हैं, इन्हें मतलब कानून होने चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए, बिजली कानून वापस हो जाना चाहिए, ट्रैक्टर वाला वापस हो जाना चाहिए। सरकार ने कहा हमने आप मांगे मान ली, उस 4 पहले मानिए कहते हैं उन पे हम, अरे हमको इन पे यही नहीं क्या चाहते, हम कहां चले जाए, हमारे साथ हो रहे हैं ये लोग, बात पर अनियमितता कर रहे हैं, बात नहीं मानी, ये कहते आवाज में कुछ दिक्कत है। आपसे संजय जी समझना चाहूंगा, अब आगे सरकार की रणनीति क्या होगी? ये लाल किले तक पहुंच गए, लाल किले पे चढ़ गए, वहां पर ट्रैक्टर लगा दिए, दिल्ली जाम अगर होती है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, जो यहाँ पर पिछले 2-3 घंटे में तस्वीरें हालात पेश कर रही हैं, हालात बयां कर रही हैं, आगे किस तरीके से निपटेगी सरकार? देखिए, मजबूत सरकार की पर्यायवाची है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी किसान के नीति पर बिल वापस होने जैसी कोई बात नहीं है। बिल वापस तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस बिल बनने के बाद इससे बहुत लोग लाभार्थी भी हैं और किसी का हक को नहीं मारा जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहती है। बिल बनने के उपरांत बिल वापसी की कोई बात नहीं है। किसानों के साथ जरूर बहुत अच्छे किसान नेता हैं जो इस बात पर समझौता करने को, अपना विषय रखने को कि यहाँ सुधार किया जाए, और एक गंभीर परिचर्चा होगी, गंभीर बैठक होगी। तब तक ये गंभीर बैठक नहीं होगी जब तक जिद की ये प्रकाष्ठा, हठधर्मी की ये प्रकाष्ठा किसानों की तरफ से रहेगा। हम समझते हैं कि आज के बाद
आज इस समय के बाद जो आज भारत के अंदर एक तस्वीर पेश की गई है, किसान इसको गंभीरता से लेगी और मजबूती से सामना करके उन नेताओं को सामने लाने की कोशिश करेगी जो इसके ऊपर बैठ के एक परिचर्चा कर सके और देश के हित में जो संकल्पित विषय है उसके ऊपर चर्चा करके कोई हित का निर्णय ले। हम समझते हैं कि किसान के हित के लिए भी, राष्ट्र के हित के लिए भी और सरकार के हित के लिए भी चर्चा से तो बात नहीं बनी। 10-11 दौर की बातचीत के बाद तो ये हालात बनने पड़े। किसान के सब्र का इम्तिहान लिया, किसान का सब्र जब टूटा तो सड़कों पर दिखाई दिया। आप फिर कह रहे हैं कि फिर से चर्चा होनी चाहिए। आप इसको अभी किसान के तरीके से ना देखें, हम इसको हठधर्मिता के तरीके से देखते हैं। इनका कहना है जी मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो चारों बिल वापस करो, एमएसपी हमारे हिसाब से दो, ठीक है ना। किसान कह रहे हैं कि सरकार की हठधर्मिता है, आप कह रहे हैं किसानों की हठधर्मिता है। देश कहां जाएगा? सरकार कभी हठधर्मिता नहीं होती है। सरकार संसद में बैठकर किसी कानून को पास करती है, कानून में संशोधन की स्थिति होती है, कानून के वापसी की स्थिति नहीं होती है। और यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राष्ट्रहित की बात सोचने वाली राष्ट्रवादी सरकार कभी भी इस मुद्दे पर जाके कोई इस तरह का समझौता करेगी ऐसा हमें कहीं से संभव ही प्रतीत होता है। भाई देश के हित की बात है, किसानों के हित की बात है। मात्र कुछ हजार किसान अगर इस तरीके से सड़कों पर उतर आएंगे तो सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को बहुत ज्यादा किसानों की चिंता है, आय दुगनी करनी है। उस लिहाज से ये कानून जो है वो पूरी तरह से मुफीद है और ये किसानों की आय दुगना करने में एक अहम रोल निभाएंगे और देश में खेती किसानी की तरक्की होगी। देखिए भूपेश जी, मैं इनकी जो है जो किसान आज आंदोलन पर बैठा हुआ है उसके पीछे अगर हम तर्क से बात करें तो मैं थोड़ा सा बेहतर होगा, शोर चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। किसान समझ चुका है कि इनकी नियत और नियति में क्या फर्क है। जो ये कहते हैं उसके उलट इन्होंने काम किया है। ये बिल 23 सितंबर 2020 को संसद में लाया गया और जून के महीने में लाकर के इसको अध्यादेश लाकर के पारित करा गया। लेकिन सरकार ने, देखिए, जो ये बार बार किसान कह रहे हैं कि ये पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, ये केवल कहना नहीं है, ये बीजेपी ने करके दिखाया है। जिस तरह से ये अध्यादेश लाया गया, उसके अध्यादेश लाने के कुछ दिन बाद ही इन्होंने मक्का की एक्सपोर्ट ड्यूटी पे जो है 50% घटा दिया और जो इंपोर्ट जो बाहर से करके आता है, मक्का की पैदा हमारे देश में बहुत ज्यादा होती है। मक्का के किसान को उसके फसल का कीमत नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 50% इंपोर्ट ड्यूटी घटा करके और जो है 5 लाख मैट्रिक टन इन्होंने विदेशों से मक्का मंगवाया। वो मक्का कौन लेके आए? इनके पूंजीपति मित्र लेकर के आए और यहां पे बाजारों में लाकर के पटक दिया। मक्का के किसानों को जिसकी एमएसपी 1850 थी वो 700 रुपए टन पे बेचना पड़ा उनको। तो ये किसानों, दूसरी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक उदाहरण आपको मध्य प्रदेश का मैं देता हूं। मध्य प्रदेश के किसान रो रहे हैं कि वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर जिन्होंने पूंजीपतियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आज वो पूंजीपति, इनके मित्र, उनसे फसल खरीदने को उन्होंने मना कर दिया, कह दिया कि आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, अब हम आपको पैसे नहीं देंगे। वो बताइए, वो गरीब किसान, जो 86% किसान इस देश का जो गरीब है, जो उसके पास 2 से 3 एकड़ भूमि है, वो क्या उस बड़े पूंजीपति, इनके जो मित्र हैं, उनसे झगड़ा कर सकता है क्या? उन्होंने कह दिया हम नहीं देंगे आपको पैसे। क्यों संजय जी, आप क्यों ऐसे बताइए, क्यों आप अपने मित्रों के लिए इतना बड़ा जोखिम लेते हैं? 10 सेकंड और दीजिए। किसानों ने आपको कह दिया अडानी और अंबानी के सारे प्रोडक्ट्स का वो करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे। 10 सेकंड दीजिए, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मंडियों की बात करते हैं कि मंडी, हम प्राइवेट मंडी लेकर के आ रहे हैं, सरकारी मंडी नहीं खत्म होगी। प्रधानमंत्री ने कहा सरकारी मंडी नहीं खत्म होगी। वही मध्य प्रदेश में जहां इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी ने 270 में से 45 मंडियों का परमानेंट क्लोजर का ऑर्डर दे दिया है और एक एक करके सारी मंडियां ये खत्म करते जा रहे हैं। तो बताइए, अब किसान मजबूरी में उन प्राइवेट मंडियों में जाएगा या सारी जगह किसान उपद्रव नहीं कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, किसान बड़ी तादाद में हाथों में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन किसानों से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हो गया, तो उन्होंने कहा पुलिस वाले रास्ता रोक रहे थे, हमको निकलना था और हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। कुछ असामाजिक तत्व 2-4 जगह असामाजिक तत्व जो थे वो इस आंदोलन में घुस गए और उन्होंने कहीं ना कहीं हिंसा करने की कोशिश की है। हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं है। संवाददाताओं का रुख करेंगे अब। रमेश न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं और कोमल गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, सबसे पहले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली, कहां कहां तक ये लोग पहुंचे और फिलहाल क्या स्थिति? सब कुछ राजधानी अंडर कंट्रोल? देखिए, मैं बता देती हूँ आपको भूपेश जी, इस वक्त जो गाजीपुर से ट्रैक्टर रैली चली थी वो आईटीओ के पास कई बहुत देर से रुकी हुई है और हालांकि जो कुछ कई किसान जो है लाल किले तक पहुँच गए। इनकी भी कोशिश है लाल किले तक जाए और जैसा कि गाइडलाइनों की बात थी, गाइडलाइनों का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है क्योंकि ये बात थी कि सिर्फ एक गिनती के ट्रैक्टर्स जो है उसमें 5 लोग बैठेंगे, लेकिन ज़्यादा ट्रैक्टर है, लोग भी ज़्यादा है, पीछे ट्रॉलियाँ बाकायदा लगाई गई है। ये कहा गया था किसी तरह का हथियार ना हो, लेकिन अभी बाकायदा कई
किसानों के पास जो है लाठियां देखी गई, लठ टाइप के देखे गए और वो निकाल के आगे की तरफ जो है वो बढ़े हैं। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी देर से जो है 20 से 25 मिनट से जो है यहाँ पर ये रुकी हुई है रैली। हम कुछ किसानों से बात करते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई जवान भी है इसमें, बूढ़े भी और बच्चे भी सभी इसमें शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा था एक रूट जो है वो बनाया जाएगा, वो रूट जो है उसका वो उससे हट के कहीं जो है ये रूट जो है निकाला गया है। तो जाहिर सी बात है यातायात थोड़ा सा काफ़ी हद तक डाइवर्ट हो गया है। झड़पों की खबरें आगे आई है और यातायात डाइवर्ट होने से जो है पुलिस को अब नया रूट कैसे तय करे इसकी के लिए मशक्क़त काफ़ी करनी होगी। एक रूट तय था, उस रूट से अलग आप चले हैं, पहले से तय था आपस में? नहीं, पहले से कुछ तय नहीं था। पहले से तो नहीं था, अचानक बनाया गया? हाँ जी, अचानक। अच्छा, नेताओं द्वारा निर्देश दिया गया था कि इसी रूट पे चलना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भाई आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। तो इनका कहना है कि इनके जो नेता हैं या अन्य लोग जो है वो आगे आगे चल रहे हैं और ये उन्हीं का अनुसरण करते हुए पीछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भूपेश जी की लंबे कई कोमल जरा उन लोगों से बात करिए जो इन ट्रैक्टर और बैरिकेड्स के चक्कर में प्राइवेट वाहन वहां पर दिखाई दे रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियां वहां पर दिखाई दे रही हैं, लोग अपने बच्चे परिवारों के साथ निकले हैं, मजबूरी में निकले होंगे, उनके क्या हालात हैं और वो कब से फंसे हुए हैं यहाँ पर, अगर उनसे किसी से बात हो सके। बिल्कुल, देखिए अभी इस तरीके से तो भूपेश जी यहाँ पर कई ऑटो या कई लोग इस तरफ आ रहे थे, लोकल लोग, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पुलिस ने मना कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी हम, लेकिन फिर भी हम कुछ लोग जो है उन पैसेंजर्स से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस ने जो है सुबह ही रूट एक जो वो फिक्स कर दिए थे। आप शायद फंस गए हैं, आपको कहीं और जाना था क्या, यहाँ फंस गए हैं? हाँ जी। है, कहाँ जा रहे थे आप? संगम बिहार जाना था। संगम बिहार जाना था, तो आपको पता था इस मार्च रैली का? मार्च रैली का पता तो था, सुबह निकल गए थे हम ऑफिस के, फिर वापस आ रहे थे ना, फंस गए। तो कितनी देर से बैठे हुए आप यहाँ पर? 1-1.5 घंटे से बैठे हुए हैं। 1-1.5 घंटे से बैठे हुए हैं। तो आप कहाँ से, बाहर से आ रहे थे कहीं? हम मयूर विहार से आ रहे थे। मयूर विहार से। तो भूपेश जी ये कुछ ऐसे लोग जो है वो ऑटो में, चलिए, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, घंटों घंटों जाम में फंसे हुए हैं। साबित मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, समझना ये चाहेंगे, अगर रैली करने की इजाज़त ना दी जाती सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तो ये कहते किसानों का हक मार लिया। चलिए, उनसे सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। अनुज जी, यही सवाल आपसे, अगर रैली करने की इजाज़त ना दी जाती तो कहते किसानों का हक मार लिया, ज़बरदस्ती हो रही है, डिक्टेटरशिप हो रही है, अपनी आवाज़ उठाने की सभी को आज़ादी है। अब अगर किसानों को परमिशन दे दी गई है, रूट बना दिया गया था, तो ये हालात हैं, सरकार क्या करे क्या ना करे? देखिए, जो हालात आज हम देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली, और वो भी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये किसान क्यों आकर के बैठे? आज किसानों को क्यों उकसाया गया? क्यों किसानों को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार जिम्मेदार है। अगर ये काले कानून ना लेके आए होते और किसान की जो है धैर्यपूर्वक बात जो बैठ के सुन रहे हैं, सरकार भी उनकी अगर बात मान लेती, तो किसान आज इस पे क्यों आया होता, ये स्थिति क्यों देखनी पड़ती? आज साल भर के अंदर अंदर भूपेश जी, दिल्ली देश की राजधानी में दूसरे दंगे की स्थिति में पहुंच गई है। अभी पिछले साल ही हमें याद होगा, दिल्ली में एक दंगा देखा गया था, उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी जो सीए एनआरसी का जो बिल लेकर के आई थी, वहां भी कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने का इन्होंने प्रयास किया था। ये लगातार प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरह से अशांति फैली रहे, और जो ये सरकार की नाकामयाबी है कि उनसे प्रश्न ना पूछा जाए। विकास के जो इन्होंने सैकड़ों वायदे किए थे देश की जनता से, क्यों करती है अर्थव्यवस्था को इनको बेपटरी करने का इनका जो इनका चलन था, उसके सवाल ना पूछे जाए। ये कहीं ना कहीं देश की जनता को डिरेल करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और जिसके लिए आम जनता और देश की जनता को, देश के किसान को, देश के गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है। भोगेंद्र जी, अगर सरकार की बात करें या पुलिस की बात करें, तो हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अगर ये हुआ तो ऐसा कर देंगे, अगर वो हुआ तो ऐसा कर देंगे, हमेशा प्लान तैयार रहते हैं। दिल्ली पुलिस की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, अगर होम मिनिस्ट्री की बात करें, तो उनकी पूरी नज़र होगी इस पूरे प्रकरण पर। बिल्कुल, जब तस्वीरें देखी जा रही थी, अमित शाह वहाँ बैठे हुए थे परेड ग्राउंड में, जब परेड चल रही थी, रफेल उड़ रहे थे, तब अमित शाह बार बार कुछ देर के बाद घड़ी देख रहे थे। उनको अंदेशा था कि कुछ ऐसा होगा। प्लान बी, प्लान सी, प्लान ए क्या होता है और अब आगे किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? नहीं, प्रशासन ने निश्चित रूप से ऐसा किया है, इसीलिए अभी नियंत्रण में है।
जो चीज़ें शुरुआत हुई थी, जिस तरह से हिंसा की लग रहा था बड़ी हिंसा भड़क जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर स्थिति पटरी पे है और प्रशासन तो, पुलिस तो व्यवस्था करती ही है, इसलिए उनको अब वहाँ से PHQ के सामने से भी उनको निकाला जा रहा है। देखिए क्रमशः वो लोग निकलते चले जा रहे हैं। और जो किसान हैं सच में वो किसी तरह की हिंसा नहीं कर रहे हैं, न तो लाठी चला रहे हैं, न तो बस को ट्रैक्टर से उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऐसे तत्व घुस गए हैं जो चाहते नहीं कि किसानों की जो जायज मांग भी है वो भी पूरी हो, वो इस तरह से कर रहे हैं। और देखें, अनुज जी अभी बता रहे थे, कभी भी आपने या हमने कभी ये नहीं देखा कि किसानों ने ये बात रखी हो कि ये चीजें हमें चाहिए, सीधे कानून वापस लो। सरकार को किसने चुना है? 70% से अधिक लोग किसान हैं जो वोट देते हैं और सरकार को चुनते हैं, और उनके प्रतिनिधियों ने कानून बनाया है, संसद में कानून बना है। और ये जब कानून बना तो किसके लिए बना है? किसानों के लिए बना है ना। कभी इन्होंने मांग तो की नहीं कि नहीं हमें ये चीजें चाहिए। काला कानून है, अब सफेद कानून को भी काला कह दें, वापस ले लो, छत से कूद जाओ। क्यों कूदे भाई? कारण तो बताओ, है ना। किसानों की आमदनी तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कृषि में पूंजी नहीं लगेगी, रमेश, और जब तक उसकी अनाज की मांग खरीदने वाले लोग ज्यादा नहीं होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे अनाज की उपज होती नहीं है ठीक से, वहां हम यहां से अनाज भेज सकते हैं। तो किसानों की आमदनी बढ़े, दुगनी हो, फिर तिगुनी। चलिए, सरकार के दावे, सरकार की मंशा यही, लेकिन विपक्ष लगातार इन दावों पर, इन मंशा पर सवाल उठाता रहता है। रमेश हमारे साथ मौजूद है। रमेश, अगर दिल्ली की बात करें तो ओवरऑल क्या हालात, स्थिति कंट्रोल में है या जो लोग सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर निकले हैं, अव्यवस्था फैली हुई है, कहीं कहीं दिल्ली पुलिस को अभी भी मशक्कत करनी पड़ रही है, या जो रूट तय किया गया था वहां से निकालने की जुगत दिल्ली पुलिस कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो दिल्ली पुलिस को शक था वो सच साबित हुआ। और जिस तरह से उपद्रव दिल्ली की सड़कों पे, आप देखें लाल किला जो भारत की अस्मिता का प्रतीक है, वहाँ पे उपद्रवी पहुँच गए। वो कहीं से भी किसान नहीं है। आप जिस तरह देखें, जिस तरह से जहाँ प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं वहाँ पे वो चढ़ गए, वहाँ से झंडा उतारने की कोशिश की। उसके बाद तक लगभग आधे घंटे तक वहाँ डटे रहे, उपद्रव करते रहे। आधे घंटे के बाद, अब से कुछ देर पहले, पुलिस ने वहाँ पे स्थिति कंट्रोल में की है। इसी तरह आप देखें ITO पे जिस तरह से वो पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़ते हुए अंदर घुसे, बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो जिस तरह से पुलिस को आशंका थी, आप देखेंगे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा गया था कि 308 जो पाकिस्तानी हैंडलर हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, वो लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, और लगातार देखेंगे कुछ गाड़ियों पे खालिस्तानी झंडे भी थे। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी। जब जिस दिन पूरा देश गणतंत्र उत्सव मना रहा हो, उस दिन इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हो जाना, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए शर्मनाक है जो किसानों की आड़ में इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है वो स्थिर है, पर सड़कों पे जाम अभी लगे हुए हैं। सड़कों पर जाम लगे हुए हैं। लगातार कई दौर की बातचीत नाकाम रहने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की बात आई थी। संजय जी, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है अगर कानून सही भी हैं और कानून से फ़ायदा हो भी रहा है, तब भी सरकार के मंत्री, सरकार के नुमाइंदे ये बात लोगों को समझा पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए कि इसमें आपको इतना फ़ायदा है तो इतने बड़ी तादाद में किसान नहीं उतरता सड़कों पर, अगर उसको लगता हाँ बाकी सरकार जो कर रही है वो ठीक है। देखिए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा इस मुद्दे पे। धारा 370 समझ नहीं था कि धारा 370 मेरे हक में है कि फ़ायदे में है, नुकसान में, जो भी है। ये तरीका तो नहीं था कि भाई हम आके देश को, दिल्ली को घेर लें और कहे जी भाई ये कानून हटाओ, ये काला कानून है, देशद्रोही कानून है, ये हक को मारता है। 3 तलाक खत्म किया गया। सरकार ने सारे कठोर फैसले लिए, जिस फैसले पर कुछ लोग ने आधिपत्य जमाकर समाज के ऊपर वो एक तरीके से रूल कर रहे थे, कहीं ना कहीं से बिहाइंड द स्क्रीन थे वो। 3 तलाक हुआ तो 3 तलाक में भी बहुत लोगों को नुकसान हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि उस कानून को वापस करो। उसके बाद NRC CA का देखिए, अब एक चीज़ देखिए, NRC CA से शुरू हुआ एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी कि हमको किस तरह से रोड घेरना है। रोड घेरने के बाद सरकार जब नहीं मानेगी, हम अपनी बात कहें, वहाँ भी यही कहा जा रहा था कानून वापस करो, और हमारे कांग्रेसी मित्र उससे भी काला कानून ही कह रहे थे। वो भी इस तरह का हुआ, और वो जाके लड़ाई झगड़ा में अंत में क्या हुआ, वो आप दिल्ली के अंदर क्या बना। और वहां भी अरविंद केजरीवाल सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आज के तारीख में राष्ट्र से मतलब नहीं है, उनको मोदी के विरोध से मतलब है, और मोदी के विरोध की राजनीति के वो अग्रणी नेता बनना चाहते कांग्रेस की विफलता के बाद। उसके बाद अभी आ जाइए चौथे विषय पर, किसान कानून आया। किसान कानून आया तो किसान कानून के बाद ये भी आके कि जी इस कानून को वापस लो। अरे
आप इस बात को समझिए, जब 7% से 10% ही पूरे अनाज को, बहुत समझने की आवश्यकता है, अनाज को खरीदी जाती है सरकार के द्वारा, तो 90% अनाज कौन खरीदता है? जरूर कोई ना कोई आढ़ती होगा बीच में, कोई ना कोई डीलर होगा, ब्रोकर होगा, और जो अनाज खरीदता होगा, पंजाब के किसान बिहार जाकर भी अनाज खरीदते हैं, बंगाल, ये उत्तर प्रदेश जाकर भी अनाज खरीदते हैं। इसके अंदर पूरी एक इकोनॉमी होगी, और उस इकोनॉमी के तहत किसान को बांध दिया गया, हम आजादी करेंगे। इनकी हम एक बात का जवाब और देना चाहते हैं, चूंकि हम एक इंटरनेशनल मीडिया पे बैठे हुए हैं, और उसमें कुछ बोल देना और उसका जवाब न मिलना कहीं ना कहीं से गंभीरता को कमजोर करता है। इन्होंने कहा कि मक्का का, मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि मोदी सरकार से आने से पूर्व मक्का की कीमत 350 से लेकर 400 तक थी। आज के डेट में मक्का की कीमत 900 है, जिसको ये 700 बता रहे थे। 900 सवा 900 है। दूसरी बात, मक्का को नेचुरल प्राकृतिक ऊर्जा उत्पादन के लिए पहले हमारे यहां से खरीद के चाइना और अमेरिका ले जाता था, और वो प्राकृतिक ऊर्जा का उत्पादन करता था। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने प्राकृतिक ऊर्जा उत्पादन में मक्का को श्रेष्ठतम स्थान पे रखा है, और उस मक्के के लिए ही बाहर से भी इंपोर्ट कराया जा रहा है, और यहाँ के मक्का को भी यहाँ रखने की व्यवस्था की जा रही है। मैं, ये एक टेक्निकल सवाल था, इसलिए इसका जवाब देना उचित समझा। उसके बाद जो आज ये किसानों का चल रहा, हमें एक बार भी, आप तो पत्रकार हैं, कभी भी किसानों ने ये कहा कि हम इस पॉइंट पर गलत है, ये पॉइंट गलत है, उन्होंने एक ही चीज कहा। एक मिनट भाई साहब, उन्होंने एक ही चीज कहा, उन्होंने एक मिनट घुमाया नहीं कि आपकी सरकार ने मक्का पे इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटा के 15% क्यों कर दी, कारण, और आपने इंपोर्ट क्यों किया? क्या हमारे देश का किसान का मक्का बिक नहीं रहा? क्या हमारे देश के किसान मक्का पैदा नहीं कर रहे? उनका मक्का बिक नहीं रहा, और आप 5 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट करके लेके आते हैं, तो ये कौन सी नीति है? आपके प्राकृतिक, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, हम विश्व को अनाज बेचते हैं, हम अनाज खरीदने वाले नहीं हैं। लेकिन आपकी नीति पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीति है। आप विदेशों से खरीद के लेके आते हैं, और पूंजीपति भी केवल 4 से 5 पूंजीपति, उसमें से एक पूंजीपति मित्र ने आपके अभी रिटेल में सबसे बड़ी डील की है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मक्का से बनता है, और हमारा मक्का चाइना और अमेरिका जाता था। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमने विदेशों से मक्का मंगाना क्यों नहीं जा रहा? अभी इसकी वजह से एक्सपोर्ट घटी है हमारी, एक्सपोर्ट घटी है। एक्सपोर्ट क्यों घटी? हमारे अपने यहाँ ऊर्जा पैदा करना है, ये ऊर्जा पैदा करने का स्रोत है, ऊर्जा पैदा करने के स्रोत को कभी अगर इतने ज्यादा ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, तो क्यों मक्का के किसान आत्महत्या कर रहे हैं? उनको पैसा नहीं मिल रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं आपके राज में। 30 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं आपके राज में, आपने बनाया। चलिए एक करके एक सवाल भोगेंद्र पाठक जी से। पाठक साहब, क्या लगता है कि अब कानून खत्म, ये आंदोलन खत्म, अब यहां से करने के बाद ये जितने आंसू गैस के गोले छोड़ने थे, वाटर कैनन छोड़ना था, बैरिकेड तोड़ने थे, लाठी डंडे चलाने थे, तलवारें निकालनी थी, अब यहां से ये घर जाएंगे कि फिर अपनी अपनी जगह पर जाएंगे? और अगर जाएंगे तो फिर पुलिस की क्या ड्यूटी बनती है? देखिए, किसान समझौता करें, किसानों की बात मानी जाए, किसानों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान सरकार करे। इस रास्ते पे लोग चल ही नहीं रहे हैं, आंदोलनकारी नहीं चल रहे। हाँ। अब देखिए, सरकार की बात ना मानी, न्यायालय की बात ना मानी, प्रशासन की बात नहीं मानी, 37 शर्तें जो थी उसको भी नहीं मानी। आज देख लीजिए क्या हालात है। तो आंदोलन कमजोर हो रहा है। जब आंदोलन कमजोर होना शुरू होता है तो धीरे धीरे आंदोलन खत्म हो जाता है, उसी ओर जा रहा है। अब किसान की चतुराई इसमें यह है कि सरकार से जो जो उनकी समस्याएं हैं बिंदुवार बताए कि हमें ये दीजिए, कानून में जो भी संशोधन करना है वो बातें बताएं, सरकार मानेगी। और सरकार को संवेदनशील होना भी चाहिए, इसलिए कि एक भी व्यक्ति अगर परेशान है हमारे देश में तो सरकार का ये नैतिक कर्तव्य है कि उसकी समस्या को दूर करे। और किसान तो अन्नदाता है, अन्नदाता तो मेट्रो स्टेशन भी बंद करने पड़े अनुज भाई। देखिए, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े, पूरी दिल्ली में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। ये लगातार इनको आज शिकायत क्या कहते हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग ये पूरे आंदोलन को चला रहे थे उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है, चिन्हित पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन जो है वो किसान नेताओं के बस की बात नहीं रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो हैं वो यहाँ पर गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग चिन्हित हैं। अनुज, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, देखिए, ये आप दिल्ली की जो व्यवस्था है, यही तो न्यू इंडिया का एक सपना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने दिखाया था। आज हालात ये हो रही है कि इनके न्यू इंडिया में देश ऐसा तरक्की कर रहा है कि जो इनका बिल्डर है, जो इनका पूंजीपति है, आज वो खेत में पहुंच रहा है और जो खेत में किसानी करने वाला किसान, उसको सड़कों पर चलना पड़ रहा है। तो ये देश की ऐसी तरक्की अगर करना चाहते हैं तो ये देश की तरक्की देशवासियों को स्वीकार नहीं है। देश के 60% किसान जो हैं, जो इस देश में किसानी से, जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको यह स्वीकार नहीं है। आज इनको कह देना, मुट्ठी भर किसानों के उनपे संज्ञा दे देना, वो स्वीकार्य नहीं है। ये सरकार लगातार किसान विरोधी कानून लाते रहे। इसी तरह का ये कानून जो है, भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आए थे, बिल लेकर के आए थे। कांग्रेस के दबाव में इनको वापस लेना पड़ा था, जिसमें इन्होंने चाहा था कि किसानों की जमीन हम अपने बिल्डरों के हाथों, पूंजीपतियों के हाथों, उनके हाथों बेच दे, जबरदस्ती वो खरीद सके। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की पार्टी, चाहे हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम किसानों के हित में खड़े हैं, ये नहीं होने देंगे। आज दिल्ली में जो अराजकता की स्थिति है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि लगातार इन्होंने उकसाया है और आज किसान इनके उकसाए में आ गए हैं। उसमें कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने कहा है, निश्चित तौर पे कुछ असामाजिक तत्व भी आ गए होंगे, लेकिन कहां सोई हुई थी ये भारतीय जनता पार्टी? माफी मांगेगी सरकार, ये कह रही है कि सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है जो अराजकता की स्थिति बनी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है जो अराजकता की स्थिति बनी है। माफी मांगनी चाहिए। मांगेंगे माफी मांगने की लक्ष्मण रेखा को ये विपक्ष और ये जो उपद्रवी लोग थे क्रॉस कर चुके हैं। भाजपा क्या माफी मांगेगी? भाजपा के माफी मांगने की उस नियंत्रण रेखा से बाहर है ये। और अब माफी नहीं, अब कार्रवाई। जो आज तक प्रवचन देते आए हैं, जो आज तक राष्ट्र हित की बात करते आए, राष्ट्रनीति में सहयोग करने की बात करते रहे और किसानों का अड्डा जमाए बैठे, किसानों के नाम पे अड्डा जमाए बैठे और दिल्ली को बदहाल बनाते रहे, देश की राजधानी को, आज अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज उन्होंने कहीं न कहीं से अपनी हरकतों से, कहीं न कहीं से पूरे अपने एक पूरी एक व्यूह रचना से भारत की संस्कृति के ऊपर एक काला धब्बा लगाने की कोशिश की है और इसका जो कानूनी पहल है उनको वो झेलना पड़ेगा। हमें लगता है भाजपा इस क्रम में माफी मांगेगी, ये इनकी सोच है। और मुझे सोच के भी आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ये बात इन्होंने, ये कह सकते थे कि उपद्रवी माफी, ये माफी मांगने की चीज है। कोमल, लगातार हालात पहले बद से बदतर होते जा रहे थे। लग रहा था कि पूरी दिल्ली को जाम कर लिया जाएगा, पूरी दिल्ली को हॉस्टेज बना लिया जाएगा, लाल किले पर कब्जा कर लिया जाएगा, लाल किले के आसपास ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देंगे, सड़कों को जाम कर दिया जाएगा, उसके बाद कोई ट्रैक्टर हटाने वाला नहीं होगा। तमाम दिक्कतों का सामना दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार को उठाना पड़ेगा। हालात नॉर्मल, हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में। कोमल, आवाज पहुंच पा रही है? तो दिल्ली के हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ऐसे हालात? देखिए भूपेश जी, अभी तो फिलहाल देख करके ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से एक स्वरूप बना था आंदोलन का, जो एक लिखा था, हालांकि कई किसान नेता जो है उन्होंने ये भी कहा है कि जो रूट तय किया गया था उसी के मुताबिक चल रहे थे, पर कई लोग जो है वो उग्र हो गए। तो इस तरीके से हालात अभी सामान्य नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाल किले तक का नहीं था, लेकिन वहाँ का रूट बनाया गया, जो गाइडलाइंस थी उसको थोड़ा सा कहीं तोड़ा गया। तो एक आंदोलन जो शांतिपूर्वक चल रहा था वो उसकी का कहीं ना कहीं रंग थोड़ा सा बदल गया शायद। पर हर किसान नेता ने उस चीज़ को जो है, हर किसान नेता जो है उस चीज़ को नहीं उस तरीके से किया था। एक डिज़ाइन बाकायदा किसी भी मार्च का, आंदोलन का, रैली का बनाया जाता है, उसी का इसका भी बना था। लेकिन कहीं कुछ संगठन शायद उन्होंने, उनकी अलग रणनीति थी जिसके तहत ये सब हो गया। फिलहाल यहाँ काफ़ी देर से जो है ITO पे रुके हुए हैं सारे ट्रैक्टर, रैली यहाँ पर रुकी हुई है। आगे गतिरोध बाकायदा जारी है कि आगे कैसे जाया जाए। पुलिस के लिए अभी काफ़ी मशक्क़त अभी पुलिस को करनी होगी चीज़ों को सुलझाने के लिए। यहाँ पर कई किसान हमारे जो है यहाँ पर साथ हैं, हम उनसे बात भी करेंगे जो है कि क्या रूट जो बनाया गया था, क्या यही रूट बनाया गया था या और इसको तोड़ा गया? हम किसी रूट को तोड़ना नहीं चाहते जी, हम तो अपनी मंजिल पा रहे।
लाल किले तक कैसे पहुंचे? लाल किले तक का तो नहीं? लाल किले मतलब पहुंचते हम, जब कुछ भी हो जाता जब भी पहुंचते। अच्छा, पहले से बनाया हुआ था मन लाल किले तक? हाँ, पहले से ही बना हुआ तो बनता जी, हम मर जाते हैं मार देते हैं, हम लाल किले पर जरूर पहुंचते हैं। तो भूपेश जी, ये जो है लाल किले का कह रहे हैं कि पहले से बनाया हुआ था, तो संगठनों की अलग अलग राय भी कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारी जो है जब टिकैत जी से बात हुई थी उन्होंने, और जिस तरीके से टिकैत जी लगातार मीटिंग जो है वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था बाकायदा एक रूट तय है, तो व्यवस्था कहीं ना कहीं बदल गई। देखना होगा, जो 2 महीने से लगातार किसान बैठे थे एक अपनी बात को मनवाने के लिए, शांतिपूर्वक ये आंदोलन था, कहीं ना कहीं वो एक व्यवस्था जो है वो बिगड़ गई है यहाँ पर। बहरहाल अब पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि किस तरीके से व्यवस्था को संभाले, क्योंकि यातायात जो रूट बनाया गया था उसको अब डाइवर्ट करना गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोग जो है वो अभी फंसे हुए जा रहे हैं, वहीं किसान जो है वो भी काफ़ी देर से लोग बैठे हुए हैं। और अगर आप लोग आगे से आ रहे हैं, क्या स्थिति है आगे? झंडे चढ़ गए लाल किले के ऊपर, तीनों झंडे चढ़ा दिए, केसरी झंडे चढ़ा दिए हुए हैं ऊपर, बच्चों ने बहुत तरीके से बैठे हुए, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से। हेलो, कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर बहुत शांति से बैठे हुए हैं, हालांकि रोका गया रास्ता रोका गया, पर शांति से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम जहाँ पर हैं वहाँ पर आंदोलन शांतिपूर्वक ये चल रहा है, लेकिन हाँ, झड़पों की जो है या डिवाइडर तोड़ने की घटनाएं जो है वो कई जगह से आई है। देख रहे हैं हम अभी आगे क्यों ये मार्च अभी तक रुका हुआ है या पुलिस संभाल नहीं पा रही है, ये बात अभी बनी हुई है। आपको दिखाते हैं कि आगे तक लगातार जो है वो बैरिकेड देख सकते हैं आप, सामने बैरिकेड बाकायदा लगे हुए हैं वहाँ पर, और यहाँ पर रोक दिया गया है। इससे आगे 3 लेन है, हालांकि 1 लेन में चलने की बात हुई थी, लेकिन 3 लेन यहाँ जो है उसमें चल रहे हैं। साथ में किसी तरह की हथियार नहीं रखने की बात थी, लाठियाँ सबके पास है, लेकिन बावजूद इसके मैं कहूँगी कि कई किसान नेता जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन हो, और यहाँ पर कई किसान जो भाई हैं वो शांतिपूर्वक भी बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कोमल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। रमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज, आपसे रिएक्शन ये लेंगे कि अब आगे क्या? अब आगे लगता है आपको किसान यहाँ पर ये सब हो गया है, उसके बाद अब वापस उसी जगह पर जाएंगे कि अपने अपने घरों में जाएंगे? हो गया आंदोलन खत्म, कि अभी और आंदोलन के ऐसे या दूसरे रंग देखने को मिलेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरह से अब ये दिल्ली की, देश की राजधानी की जो हालत बन गई है, जिस तरह से आंदोलनकारी अब दिल्ली में फैल गए हैं, तो ये इतनी जल्दी से अब किसी के काबू आने वाले हैं, क्योंकि इनका सब्र का बांध टूट चुका है। ये 60 दिन तक शांतिपूर्वक बैठे थे, और ये बार बार भारतीय जनता पार्टी और सरकार के उकसाए पर भी जो इन्होंने कुछ भी हिंसक का वो नहीं लिया। लेकिन अब जब कोई भी आंदोलन और कोई भी इस तरह का मौत जब वो हिंसक रूप में आ जाता है, कोई आंदोलन जो है उसको शांतिपूर्वक आंदोलन को बार बार छेड़ा जाएगा और वो फैल गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आराम से काबू है। देखिए, पूरा देश हिल गया अन्नदाताओं की मौत से। 125 से ज्यादा अन्नदाताओं की मौतें हो गई इन कानूनों की वजह से, बॉर्डर पर बैठ करके। लेकिन एक भी आवाज नहीं, 56 इंच के सीने वालों के सीने से एक भी आवाज नहीं आई, उनके कोई ट्वीट नहीं आया। बार बार देश की मीडिया, देश के विपक्षी दल, भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी बातों के लिए राहुल गांधी जी से सवाल करते हैं कि उनका ट्वीट नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं आया अभी तक? सरकार क्यों मौन है किसानों की मौतों से? क्यों नहीं इसको आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया गया? बार बार इनको तकाव और पकाव की नीति पे क्यों चलते रहे? आज ये जो आया है, जो ये कह रहे हैं अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हमें उम्मीद थी कि आप माफी नहीं मांगोगे, क्योंकि यही अहंकारी का चरित्र है, यही अहंकारी लोगों का, जो अहंकारी लोग सत्ता पर बैठते हैं, उनका चेहरा है। लेकिन चलिए, विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। सरकार कह रही है, सरकार का कहना है कि ये जो कानून है किसानों के हित में है, किसानों की आय दुगनी होगी। लेकिन अगर फिर भी किसानों को पसंद नहीं आ रहे तो हम 1 डेढ़ 2 साल के लिए इसको ठंडे बस्ते में भी डालने को तैयार थे। लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे। किसानों का सीधे सीधे कहना था कि ये संसद में बने थे, संसद में इनको खत्म किया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका। अनुज अत्रे, कांग्रेस लीडर, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े रहे। भोगेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन